नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा की तैयारियां शुरू हो गई है और इसी तैयारी को जांचने के लिए और लोगों की नब्ज टटोलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को भोपाल जाएंगे। 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद करेंगे पीएम मोदी और उसके बाद जबलपुर इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाएंगे। मध्य प्रदेश भाजपा ने पीएम मोदी से भोपाल में रोड शो का अनुरोध भी किया है। अनुरोध भी किया गया है कि आप आइए और साथ ही रोड शो भी किया। हालांकि रोड शो पर अब तक जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनावों का जब भी जिक्र होता है किसी राज्य पर सत्ता काबिज करने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो चुनावी हिस्ट्री रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब कोशिश करेगी कि यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बने। जो पिछले आरोप है उनसे मुक्ति भारतीय जनता पार्टी पाए और हर चुनाव की भांति विधानसभा चुनाव जैसे ही होते हैं कोशिश भारतीय जनता पार्टी की यही रहती है कि हर चुनाव से पहले ही तैयारियां शुरू हो जाए। 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि चुनावी मोड में रहते हैं और इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए 27 जून को भोपाल जाएंगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों का काउंटडाउन भी अब शुरू हो जाएगा और इस दौरान अपने दौरे के 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद जबलपुर इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। एक्सप्रेस ट्रेन के वंदे भारत की सौगात। तो वहीं मध्य प्रदेश भाजपा ने पीएम मोदी से भोपाल में रोड शो का अनुरोध भी किया है। हालांकि रोड शो होता है या नहीं इसको लेकर असमंजस है, लेकिन अगर होगा तो अपडेट फर्स्ट इंडिया के जरिए आप सबसे पहले देख पाएंगे। तमिलनाडु की बात करते हैं, जहां डैमेज कंट्रोल में भाजपा जुटी हुई है। तमिलनाडु प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई का विरोध तेज हो गया है। अन्नामलाई ने जयललिता के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी की वजह से कठोर आलोचना उनको झेलनी पड़ी और सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी जहां पर पहुंचे जयललिता के विरुद्ध की गई इस टिप्पणी पर आलोचना सही। इस पर सहयोगी है अन्ना द्रुमक ने गठबंधन तोड़ने तक की धमकी दी। उन्हें पता है कि जयललिता का जो वर्चस्व है तमिलनाडु की राजनीति में, जो कद है, उनका राजनीतिक करियर कितना ज्यादा उज्जवल रहा था, कितना ऐतिहासिक रहा और उसके बाद अब चूंकि उनका सहयोगी गठबंधन तोड़ने की धमकी दे चुका है। अन्ना द्रुमक ने धमकी दे दी है, अगर इस तरह की अनर्गल बयानबाजी आप करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब अकेले खड़े रहेंगे, हम तो अपना गठबंधन तोड़ देंगे। लेकिन इन तमाम सारी चीजों पर अब डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। प्रभारी महासचिव सीटी रवि 23 जून को तमिलनाडु जाने वाले हैं। हालांकि अन्नामलाई की कोई गलती नहीं मानते हैं सीटी रवि, लेकिन अभी भी जो अड़ियल रवैया है, देखना यह रहेगा कि इस अड़ियल रवैये की वजह से आगे कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि एक बार वो किरकिरी हो चुकी है। जयललिता के बारे में टिप्पणी करने के बाद भी उस पर माफी अब तक नहीं मांगी और जो प्रभारी है, हालांकि वो 23 जून को पहुंच रहे हैं, लेकिन वो मानते नहीं है कि अन्नामलाई ने किसी तरह का कोई अनर्गल बयान दिया। उन्होंने खुद ये कहा है कि उन्होंने जयललिता का नाम नहीं लिया। पिछली सरकारों के भ्रष्टाचारों का जिक्र अन्नामलाई कर रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर के जो अंदरूनी बात है वो यही है कि डैमेज कंट्रोल की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आ खड़ी हुई है और इस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए इसके बाद में भी कितना रिकवर कर पाएंगे ये देखने वाली बात है। नीतीश के बाद कांग्रेस बुला सकती है विपक्ष की मीटिंग। पटना के बाद शिमला में विपक्ष दलों की अगली बैठक होगी। कांग्रेस समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों की मेजबानी करेगी और एक बार फिर से विपक्षी दलों की विपक्षी एकता की तस्वीरें हो सकता है कि वहां से सामने आए। हालांकि इसको लेकर अभी जानकारी सामने नहीं है, लेकिन पटना सम्मेलन पहले होगा। 23 तारीख को पटना सम्मेलन होने वाला है। आम मुद्दों पर संरचनात्मक वार्ता होगी, लेकिन कुल मिलाकर के मोटे तौर पर लोकसभा चुनावों पर सबकी नजर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देखने के लिए ये तो समझ चुके हैं कि अकेले किसी की बस की बात फिलहाल इस एरिया में होती हुई नजर नहीं आ रही है। उसको लेकर के गठबंधन अगर सभी का हो जाएगा, अगर विपक्षी एकता होगी, अगर विपक्ष एकजुट होकर सामने आएगा, तो फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर लोकसभा के उस मैदान में दी जा सके। इसके बाद शिमला सम्मेलन करने का कार्य किया जाएगा, जिसकी वजह से मतभेद दूर करने का कठोर कदम भी उठाया जाएगा। ये कुछ ठोस कदम है जो कि शिमला सम्मेलन के दौरान उठाए जा सकेंगे। बहरहाल पटना में एक दिन तो शिमला में 2 दिवसीय सम्मेलन होगा। ये जानकारी, पटना में 1 दिवसीय सम्मेलन होगा, सभी पहुंचेंगे, खासतौर पर जब कांग्रेस इसकी अगुवाई करेगी और उसके बाद सभी विपक्षी दल जो कि समान विचारधारा रखते हैं, ऐसी विचारधारा जिनकी कांग्रेस से मिलती जुलती है, वो सभी पहुंचेंगे। नीतीश से मुलाकात के बाद भी होगी ये सभी बातें, लेकिन शिमला में विपक्षी दल 2024 के आम चुनावों को
जो एजेंडे रहेंगे उन्हें स्वरूप देंगे। वो स्वरूप देंगे कि अगर मिल रहे हैं, अगर सभी साथ बैठकर चल रहे हैं और चुनावों में उतर रहे हैं, तो एजेंडे को स्वरूप के तौर पर दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर बार चुनावों में इस तरह के रंग अलग अलग दलों के देखने को मिलते हैं। मौका रहेगा तो इस मौके पर एकता को मजबूत करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर बनेगा, लेकिन इंतजार राहुल गांधी के विदेश से लौटने के बाद खड़गे से विचार विमर्श करेगा। की बात कर लेते हैं, जिनकी शिवसेना के विज्ञापन से नुकसान की भरपाई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक नया विज्ञापन जारी किया है। इस विज्ञापन का जिक्र कर रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे। नए विज्ञापन में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बाला साहेब ठाकरे, आनंद दिघे, सीएम शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का फोटोग्राफ है। साथ ही सरकार के सभी 9 मंत्रियों की तस्वीरें हैं। लेकिन पिछले विज्ञापन में फडणवीस की फोटो नहीं होने से विवाद उपजा था। विवाद थामने के लिए शिंदे की तरफ से एक नया विज्ञापन इस संबंध में जारी किया गया, जिसमें अब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर भी लगा दी गई है। और कहीं ना कहीं ये भी एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश, क्योंकि अगर नाराज भी होंगे तो दिक्कत आने वाली जगह पर हो सकती है। जिस तरह से सरकार बनी है, जिस तरह से कुर्सी हाथ आई है, ऐसे में किसी को भी नाराज करने की सिचुएशन अफोर्ड नहीं करना चाहते एकनाथ शिंदे। हिमंता बिस्वा शर्मा को केंद्रीय राजनीति में लाने पर मंथन, भाजपा नेतृत्व इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। फिलहाल शर्मा पूर्वोत्तर में एनडीए का कामकाज संभाल रही है, लेकिन उन्हें केंद्र में लाने की कोशिश भी अब इस मंथन के जरिए की जा रही है। वैसे तो पूर्वोत्तर में शर्मा को मिली तवज्जो से कई नेता खुश नहीं है। जिस तरह की तवज्जो उन्हें मिली और जिस तरह का कार्यभार उन्हें सौंपा गया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो जिम्मेदारियां उनके कंधों पर है, उससे कई नेता जो कि खुद से जुड़े हुए हैं, जो कि पार्टी के नेता हैं, वो भी कुछ नहीं। लेकिन भाजपा आलाकमान शर्मा को ला सकता है केंद्र में, और उसको लेकर के तेज मंथन जारी है। हालांकि खुद शर्मा इसके लिए राजी है या नहीं, ये इस डिसीजन के बाद का विषय होगा। बहरहाल मणिपुर की हिंसा में शांति बहाली के लिए शर्मा को इम्फाल भेजा गया है। सभी स्तंभों से वो चर्चा करेंगे और उसके बाद केंद्र को रिपोर्ट भी उन्होंने सौंपी। लेकिन संभवतः अब जो राजनीतिक विशेषज्ञ वो बता रहे हैं कि उनके जो परफॉर्मेंस है, उसी परफॉर्मेंस के आधार पर, क्योंकि चैलेंजेस भी कई सिचुएशन के दौरान उन्हें देखने को मिले। मणिपुर जब पहुंचे इम्फाल में, तो वहां से भी रिपोर्ट सौंपी, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। और उसके बाद केंद्र की राजनीति में अगर वो पहुंचते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस की बदौलत ही वो होगा केंद्रीय शीर्ष मंत्रिमंडल में हिमंता बिस्वा शर्मा को जगह फिर उसके बाद मिल सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करते हैं, जो कि आज धौलपुर के बाड़ी के दौरे पर रहे। बाड़ी में सीएम अशोक गहलोत ने महंगाई राहत शिविर का अवलोकन किया और अवलोकन करने के बाद एक सभा को संबोधित भी सीएम ने किया। उन्होंने कहा कि जो संभव था विकास के कार्य करने में कभी भी सरकार की ओर से कमी नहीं छोड़ी गई। महंगाई राहत शिविर आज वरदान साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देश में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन राजस्थान में चिकित्सकीय सेवाओं में हर रोज बेहतरी के लक्ष्य को दृढ़ निश्चय को ठान लिया है और बेहतरी करके रहेंगे। उन्होंने अपने संबोधन में ये भी कहा कि महंगाई से राहत देने की सरकार ने कोशिश की है। पहली कोशिश यही है कि सरकार जो महंगा गैस सिलेंडर है उससे किस तरह से जनता को मुक्त करे। 500 रुपए में इसलिए सिलेंडर दे रहे हैं। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए हमने बजट पेश किया। बचत, राहत और बढ़त का ये बजट हमारी सरकार छात्रों को विदेश पढ़ने के लिए भेज रही है और प्रतिवर्ष 500 छात्र सरकारी खर्च पर पढ़ाई के लिए विदेश भेजे जा रहे हैं। 30,000 बच्चों को कोचिंग करवा रही है प्रदेश सरकार। अब उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आ रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक विकास के मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर आ गया। वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान को पहले स्थान पर भी लेकर आएंगे। बढ़ते हैं गोवा के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। गोवा के कानकोना क्षेत्र में स्पीकर बिरला ने चाबियां सौंपी। दरअसल यहां पर बलराम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा वंचितों के लिए जो आवास बनाए गए उनकी चाबियां उन्हें सौंपी और उसके बाद उनके चेहरों पर खुशी भी नजर आई। वंचितों के लिए आवास को श्रम धाम का नाम दिया गया है। जन सहयोग और धन साथ ही सामूहिक श्रमदान से आवासों का निर्माण हुआ। बेहद पुनीत कार्य, जिसके लिए खुद वहां पर पहुंचे और उसके बाद अपने घरों की चाबियां उन्हें सौंपी। गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर है बलराम ट्रस्ट के मुखिया, लेकिन इस सराहनीय प्रयास के लिए बिरला ने तावड़कर की जमकर सराहना और तारीफ की। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने का बड़ा फैसला। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार का ये बड़ा फैसला हुआ है। मास्टर प्लान या फिर जोनल प्लान के अनुरूप है लैंड यूज चेंज। तो लैंड यूज चेंज के प्रकरणों में यह फैसला हुआ है। सभी निकाय दरअसल अपने स्तर पर यह फैसला कर पाएंगे। इसमें किसी भी क्षेत्रफल के मामलों में फैसला हो पाएगा।
बड़े मामले मंजूरी के लिए सरकार को नहीं भेजने होंगे। सरकार ने इन मामलों में निकायों को ही समस्त अधिकार दिए हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान के लिए अधिकार दिए गए। इसमें यूडीएच एलएसडी ने संयुक्त रूप से इस बारे में जानकारी के आदेश दिए हैं। दरअसल सरकार की स्वीकृति जब होगी तो स्वीकृति जब नहीं मांगनी होगी, और इसमें जो समय लगता था पहले स्वीकृति लेने का, जो परमिशन लेने का समय था, उसमें अब बचत हो पाएगी और इन प्रकरणों का कम समय में निस्तारण हो पाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने 3 राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में राजस्थान भवन के लिए जमीन मांगी है। इस पत्र के जरिए इस चीज का जिक्र किया है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन, साथ ही पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को गहलोत ने अलग अलग 3 पत्र भेजे। तीनों राज्यों की राजधानियों में राजस्थान भवन बनाने का प्रस्ताव दिया है। बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता में कम से कम 3000 वर्ग मीटर की जरूरत बताई गई। तो वहीं नवी मुंबई में स्थित राजस्थान भवन की तर्ज पर ये तीनों भवन बन सकते हैं। हालांकि अभी मुख्यमंत्रियों की ओर से जो 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजा गया है, वहां से अब तक इस पर रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन इंतजार इस चीज का कि अगर वहां पर राजधानियों में राजस्थान भवन बनेगा तो राजस्थान भवन का स्वरूप कैसा होगा। अशोक गहलोत दिल से। यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गहलोत आज दिल से युवाओं के सामने अपनी बात रख रहे थे। अपने अनुभव उन्हें बताए और नेता बनने के गुर सिखाए। कहा कि संघर्ष के समय मेहनत करने वाला ही सफल होता है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी से जुड़े हुए किस्से भी बताए। उन्होंने कहा कि सेवा दल, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के बिना कांग्रेस कुछ नहीं है, ये उनके स्तंभ हैं। अपने इस भाषण के अंत में सबसे बड़ा मंत्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया। उन्होंने कहा कि आलाकमान का फैसला दिल पर पत्थर रखकर भी मानो। दिल कोमल होता है और उस पर भी पत्थर रखना होगा। युवाओं के बीच आज सीएम गहलोत का भाषण काफी चर्चा में रहा। देश में लगातार बढ़ रही है हवाई यात्रा करने वालों की संख्या। विमानन क्षेत्र में चुनौतियों के बावजूद यात्री भार में इजाफा हो रहा है। जनवरी से अगर मई तक की बात करें तो हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में 36% बढ़ोतरी हुई है। और ऐसे में देश में जनवरी से मई के बीच 636.07 लाख लोगों ने उड़ान भरी। यात्रियों ने घरेलू विमान सेवा प्रदाता एयरलाइंसों में उड़ान भरी है। पिछले साल 2022 तक ये आंकड़ा इसी अवधि में 467.37 लाख था। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में मासिक आधार पर 15.24% की वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन नागर विमानन निदेशालय, जिसे DGCA भी कहा जाता है, उसकी ओर से ये डेटा जारी कर ये जानकारी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने दी प्रेडेटर ड्रोन सौदे की मंजूरी। 15 जून को डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल की बैठक में फैसला हुआ और अब एग्जीक्यूशन को करना होगा। निर्धारित प्रोसेस का पालन। मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन एग्जीक्यूशन को अब जो पहले से निर्धारित प्रोसेस, जो प्रोसीजर है, उसका पालन करना होगा। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति इस पर फैसला करेगी। जो डील हुई है उस डील पर अंतिम फैसला सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति करेगी। करीब 35 घंटे हवा में रह सकता है ये प्रेडेटर ड्रोन, लेकिन इसकी खरीद को मंजूरी के बाद पूरा प्रोसेस फॉलो होगा। ये फुली रिमोट कंट्रोल, यानी कि रिमोट कंट्रोल से पूरा का पूरा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये फुली रिमोट कंट्रोल है, इसमें मैनुअली नहीं होगा। एक बार उड़ान भरने के बाद 1900 किलोमीटर क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। जो पूरा एरिया है 1900 किलोमीटर का, उस क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है। अभी केवल इजराइल और अमेरिका के पास में ही इतने एडवांस ड्रोन हैं, लेकिन प्रेडेटर ड्रोन की मंजूरी रक्षा मंत्रालय ने दे दी है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि कब तक इससे हरी झंडी मिलेगी और फिर प्रेडेटर ड्रोन हमारे बेड़े में शामिल होगा। मुश्किल में फंसे तेलंगाना कैडर के एक IAS संदीप कुमार झा के खिलाफ उनकी नवविवाहिता पत्नी ने दर्ज करवाया है केस। अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के कोरबा में दर्ज करवाई गई FIR। तेलंगाना कैडर के 2014 बैच के IAS अफसर है संदीप झा। नवंबर 2021 में कोरबा की एक युवती से संदीप कुमार की शादी हुई, लेकिन दहेज में संदीप के पिता के द्वारा 2 करोड़ रुपए कैश मांगने के भी आरोप हैं। तमाम सारी चीजों को लेकर ये FIR दर्ज कराई गई।